टाइम दे रहा हूं मैं, CH2O P डबल बॉन्ड O OH एंड ये OH, ठीक है, ये इस तरह से है। यहां पर मैं C ले रहा हूं, साइटोसिन, H H H OH H H CH2O P डबल बॉन्ड OH एंड OH। अब देखो ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, वॉइस सभी को आ रही है, जिसको जिसके पास वॉइस नहीं आ रही है, अनुष्का बोल रहे हैं कि वॉइस नहीं आया, तो वॉइस नहीं आया तो अपना पेज रिफ्रेश कर लो, वॉइस आ रही है। अब मुझे पढ़ाने दो, सुनो, बातचीत छोड़ दो। देखो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इन तीनों न्यूक्लियोटाइड्स को हम आगे से जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, जो फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड है, तो कैसे बॉन्ड बनेगा अब सब देख लेना ध्यान से। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये सभी को क्लियर है, सभी में ऐसे है। अब यहां पर देखो ये वाला जो OH है, ये एसिडिक OH है, एसिड का OH है, फॉस्फोरिक एसिड का OH है। तो यहां से ये H आयन डोनेट करेगा, यहां से ये H आयन डोनेट करेगा और यहां से ये OH निकलेगा, देख लो, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये वाला जो फॉस्फोरस पे OH लगा हुआ है, ये H आयन डोनेट करेगा और ये यहां से OH निकलेगा, थर्ड कार्बन वाला ये OH। तो ये -H2O एंड यहां पर भी -H2O, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। जल्दी से बना लो, मेरी मजबूरी है मिटाना, और नहीं मिटाऊंगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, इसको ही सेव कर लोगे, खुद नहीं बनाओगे। जल्दी से बनाओ इसे। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मेरी मजबूरी है कि मैं रिपीट नहीं कर सकता, तुम लोग फोन करके पूछ लेना और तुम्हें क्या करूं, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, देखो अब तुमने कल बना लिया, अब हमने क्या किया, यहां से इसको मिटा के उसका रिजल्टेंट लिखा आगे, ये इस तरह से कर लिया, यहां से ये OH उठा दिया और ये H उठा दिया, ये OH उठा दिया, ये OH उठा दिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे जोड़ देने वाले हैं, ये लो, ये ऐसे जुड़ गया तीसरे कार्बन से, ये बॉन्ड बन गया, यहां पर ये वाला बॉन्ड बन गया कुछ इस तरीके से, ये लो, ये वाला बॉन्ड, यहां पर ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको जरा ध्यान से देखना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। बात समझ में आ गई, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब हमने एक चेन बना ली है, इस चेन की अगर पोलरिटी की बात करें तो यहां पर देखो ये 5th कार्बन है ना, ये 5th कार्बन है, ये 5th कार्बन, हाँ ये 5th कार्बन है, बात सुन लो, 5th कार्बन है, इस 5th कार्बन के ऊपर यहां पर देखो एक फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है और इसका OH खाली है बॉन्ड बनाने के लिए, ये OH खाली है। तो ये कौन, देखो तीसरे कार्बन पे यहां पर कोई OH खाली नहीं है ना, यहां पर कोई OH खाली नहीं है ना, नहीं है, तो यहां पर 5th कार्बन पे OH खाली है, तो इसको बोलोगे 5' और यहां पर देखो, यहां पर इस लास्ट वाले के 5th वाले पे OH खाली नहीं है, यहां पर OH खाली नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, OH कहां खाली है, तीसरे वाले का, ये थर्ड कार्बन है, ये OH खाली है, तो ये एंड हो गया 3 एंड, ठीक है, ठीक है, बात आ गई समझ में। मैं पेज ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग फिर बनाओगे नहीं और मैं तुम्हारे सामने नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अलग से दूर बैठा बैठा कोटा बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम नोट्स कैसे बनाते हो। तो यहां पर जब मैं बना रखता हूं, बना सकता हूं, तुम क्यों नहीं बना सकते। हाँ श्रुति सही कह रही हो, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 99 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, आप देख सकते हो 3 न्यूक्लियोटाइड है तो 2 बॉन्ड है, मतलब एक कम होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, आगे तुम अपने हिसाब से बना लिया तुमने, अब क्या कर रहे हैं हम, मेरी बात सुनो, अब कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं, बस मेरी बात सुनोगे सब कुछ। मैं पेज ऐड नहीं करूंगा, टाइम दे दूंगा 5 मिनट का बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं अगर पेज ऐड कर दूंगा तो फिर तुम लोग बनाओगे नहीं। देखो अब हमने एक चेन बना ली है, सब लोग ध्यान से सुन लो, हमने एक चेन बना ली है, लेकिन डीएनए के अंदर 2 चेन होती है, कितनी चेन होती है, 2, डीएनए के अंदर 2 चेन होती है, जो दूसरी चेन बनेगी उसकी पोलरिटी होगी 3' to 5', इसके जस्ट एंटी पैरेलल होगी वो,
तो दूसरी देखो, एक की पोलरिटी क्या है 5 टू 3 अब दूसरी वाली में 3 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। तो मैं यहां पर इस साइड में इसको, इस बोर्ड को दो भागों में डिवाइड करके इधर मैं बना रहा हूं, दोनों चैन बना के दिखा रहा हूं आपको। अब आराम से बैठ करके सुनोगे सारी बात। चैन बना रहा हूं और मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा चैन बनाने के बाद में, तो आपको वो चैन अभी के अभी ड्रॉ करनी है। देखो ये वाली चैन जो मैंने अभी बनाई है, इसको मैं वापस से एक इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैंने ले लिया है एडेनिन, ठीक है। यहां पर मैंने ले लिया है एक फॉस्फेट, बस इतना ही लूंगा मैं। इस तरह से मैं साइन के अंदर चलूंगा। फिर मैंने दूसरा ले लिया है न्यूक्लियोटाइड, ये लो, ये न्यूक्लियोटाइड ले लिया दूसरा। और यहां पर मैंने ले लिया है थाइमिन, और यहां पर मैंने ले लिया है फॉस्फेट। फिर मैंने यहां पर ले लिया है साइटोसिन। अपने मर्जी से ले रहा हूं मैं साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, इस बार मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं। नेक्स्ट चैन में देखते हैं कैसे लेते हैं। ये फॉस्फेट, फिर ये इधर हमने ले लिया ये यहां पे, ठीक है। और यहां पर मैंने ले लिया अपनी मर्जी से, तुम बोलो जो ले लूं, वरना मैं अपनी मर्जी से यहां पे गुआनिन ले लेता हूं, ठीक है। ले लिया और यहां पर ले लिया मैंने फॉस्फेट, ठीक है। ये आ गया। अब सुनो, ये फर्स्ट चैन थी, जो यहां पर हमने क्या किया था, फॉस्फोरस वाला OH था, उसका बॉन्ड बनाया था कार्बन नंबर 3 से। ये वाला, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऐसे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जो ये वाली चैन है इधर लाल रंग से बनाई हुई है, वही वाली चैन ये वाली है, सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस इसमें मैंने अब की बार मैंने ये इतने सारे HOH नहीं लिखे, इसको केवल एक संकेत के रूप में बनाया है, एक सिंबल के रूप में बनाया है। ये बात सभी को क्लियर है क्या? ये वाली चैन और ये वाली चैन दोनों सिमिलर है, सभी को क्लियर है क्या? बस इसको मैंने सिमिलर, सभी को क्लियर है ना? दिख रहा है सबको, कांच की तरह चमक रहा है। ये दोनों चैन एक ही है, ये वाली और ये वाली एक ही चैन है बेटा। बस इसको मैंने पूरा लिखा है H2O HOH, और इसको मैंने केवल सिंबल में बनाया है, ठीक है। ठीक है, अब मैं सेकंड वाली चैन बना रहा हूं। इसकी पोलरिटी क्या है 5 टू 3 जो अभी बनाया था, ठीक है। अब मैं सेकंड वाली बना रहा हूं, तो मुझे इसका उल्टा बनाना पड़ेगा, एंटी पैरेलल। देखो कैसे बनता है एंटी पैरेलल। ये हो गया ऐसे, ये शुगर भी उल्टी हो गई। देखो अब शुगर उल्टी हो गई। यहां पर जो लेना है अभी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में ऐसे करके ऐसे फॉस्फोरस, चलो फॉस्फोरस को हम गोला नहीं कर रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं। इसका कलर भी चेंज करते हैं, लोरू को। चैन को बनाते रहो, अब जल्दी से बनाते रहो। अब एक बार सुनो, अच्छा अब मैं चैन बना रहा हूं दूसरी वाली। ये देख लो ध्यान से, जो एंटी पैरेलल चैन बन रही है, ये लो, ये फॉस्फोरस, और ये यहां पर हो गया आपका जो भी हमें लेना है, अभी ले लेंगे। ये होगी शुगर और ये फॉस्फोरस, ठीक है। और ये यहां पर इस तरह से, ये यहां पर हो गई आपकी शुगर, एक मिनट रुक जाना, एक गड़बड़ है इसमें, मैं कर रहा हूं इसको सही। ये यहां पे इस तरह से, ये यहां से एंड ये यहां से, ठीक है। फिर ये यहां से इस तरह से, ये यहां से इस तरह से, और यहां पर फिर हो गया अब देखो ये इस तरह से चौथा न्यूक्लियोटाइड ये रहा। सभी में शुगर उल्टी बनेगी और सभी में सभी चीज पुराने वाले से एंटी पैरेलल बनेगी, उल्टी बनेगी, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, ये कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 1। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये फॉस्फोरस। इसी तरह से सारे के सारे कार्बन है। इसका कार्बन नंबर 1 ये है, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये चैन उल्टी है, एकदम एंटी पैरेलल है। अब देखो यहां पर ये 5वें कार्बन का फॉस्फोरस है, तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यहाँ पर ये 5वें कार्बन का फॉस्फोरस तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और यहाँ पर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये रहा। बात आ गई समझ में? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ में आ गए? नहीं, फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड सेम नहीं है, मैंने कल बताया था। अब बार बार बताना पॉसिबल अभी नहीं है, डाउट में पूछ लेना, फोन पे पूछ लेना, ठीक है।
यहां पर ये बात सभी को क्लियर है? अच्छा सुनो, सेकंड वाली चेन बन चुकी है जो एंटी पैरेलल है। देखो यहां पर तीसरे कार्बन का एक OH है वो फ्री है, ये सभी को दिखना चाहिए। यहाँ पे एक OH भी है वो फ्री है, तो ये 3' एंड हो गया। यहाँ पर तीसरे कार्बन का OH, देखो ये तीसरे कार्बन का OH यूज में आ चुका है, फ्री नहीं है, बट यहाँ पर इस फॉस्फोरस के ऊपर जो OH है ये फ्री है, ये OH फ्री है इस फॉस्फोरस के ऊपर जो OH है। समझ में आ रहा है क्या? इस फॉस्फोरस के ऊपर जो OH है वो फ्री है, तो ये पांचवें कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फोरस है, तो ये हो गया 5' एंड। पोलरिटी समझ में आ गई क्या? इसकी 5' to 3' और इसकी 3' to 5' की बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैंने मर्जी से लिया था A, क्या मैं यहां पे अपनी मर्जी से ले सकता हूं क्या? इस रेड वाले बॉक्स में क्या मैं यहां पे अपनी मर्जी से ले सकता हूं यहां पर? तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? हाँ, यहां पर A के साथ में हमेशा T ही आएगा, ये मेरी मजबूरी है। अब मेरी मजबूरी है कि A के साथ में T लेना पड़ेगा, T के साथ में यहां पर A लेना पड़ेगा, और यहां पर C के साथ में हमेशा क्या लेना पड़ेगा? G लेना पड़ेगा, और यहां पर वापस से G के साथ में C लेना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बना दो। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? ये DNA की दोनों चेन बन चुकी है, एंटी पैरेलल वाली। ये DNA का स्ट्रक्चर बन चुका है। ऐसे ही इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड है, 400 जोड़ दो, 4000 जोड़ दो, 4 लाख जोड़ दो, कितने भी जोड़ दो। क्लियर है? बना लो जल्दी से, जल्दी बनाओ। सब लोगों को बना लेने दो, 100-150 लोग है क्लास में, सब लोग बना लो, बट टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का और, आराम से बना लो। अहमद, केतन, हाँ वो बता रहे हैं अभी, A और T के बीच में बॉन्ड का नाम बता रहे हैं अभी, पहले बना लो। यूरेसिल DNA में नहीं होता, RNA में होता है यूरेसिल। तो यूरेसिल साइटोसिन से, सॉरी, यूरेसिल एडेनिन से जुड़ता है। थाइमिन की जगह वहां पे यूरेसिल होता है, तो एडेनिन से ही जुड़ेगा, पर वो RNA में नहीं होता, DNA में होता है। अरे बेस पेयर का कोई सीक्वेंस याद नहीं करना है। कौन कह रहा है बेस पेयर का कोई सीक्वेंस याद करना है? जो मर्जी आए वो जोड़ दो, जो मर्जी आए वो जोड़ सकते हो, पर दूसरी तरफ, एक तरफ पर दूसरी तरफ फिर उनका कॉम्प्लीमेंट्री ही जुड़ेगा। मैं एक बार लास्ट बार सभी को बोल रहा हूं, तुम्हारी चैन बन गई हो। अरे वैष्णवी, जब यूरेसिल RNA में होगा तो वो एडेनिन से ही जुड़ेगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है तो एडेनिन से ही जुड़ेगा। अब मैं एक बात बोल रहा हूं तुम सभी लोगों को कि प्लीज, लास्ट बार पोलरिटी समझा रहा हूं, उसके बाद में पर्सनली फोन करके ही समझना पड़ेगा, यहां पर टाइम नहीं रहेगा। प्लीज लास्ट बार सुन लो जो भी लोग पोलरिटी बोल रहे हैं। देखो इस वाली चेन के अंदर देखो, यहां पर जो ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर कहां कहां पे OH फ्री है? इसके अंदर कहीं पे भी OH फ्री नहीं है। यहां पे OH था, यहां पे 1 नंबर पे वो हमने निकाल दिया, 2 नंबर पे था ही नहीं, 3 नंबर पे था वो भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, 3 नंबर पे भी नहीं है, 4 नंबर पे OH था ही नहीं, 5 नंबर पे OH डायरेक्टली नहीं था, 5 नंबर पे फास्फोरस के पास OH था, वो अभी फ्री पड़ा हुआ है। ये देखो ये फ्री पड़ा, फास्फोरस के पास फ्री पड़ा है, OH पड़ा है ना फ्री, फास्फोरस के पास OH फ्री पड़ा है। तो यहां पर OH है, फ्री पड़ा है बॉन्ड बनाने के लिए, यहां पे इसके ये 5' एंड है। सेकंड वाले के पास में फास्फोरस का OH काम में आ चुका है और 3 नंबर का OH भी काम में आ चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो बीच में तो देखना ही नहीं है, एंड में देखना है, एंड में। अब देखो इस वाले फास्फोरस का वो जो 5 एंड पे जो OH था वो काम में आ चुका है, ये काम में आ चुका है, ये देखो यहाँ पे जहां पे तीर लगा रहा हूं, यहाँ पे वो 5 नंबर वाला OH निकल गया, लेकिन ये 3 नंबर वाला अभी फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये 3 नंबर वाला फ्री है तो इसको 3' बोल दिया। अब बताओ इसमें कहां दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? कुछ दिक्कत है इसमें, क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? अगर अब भी नहीं आ रहा है तो आप लोग कंसंट्रेशन कहीं और है, अब भी समझ में नहीं आ रहा तो
क्लियर है? चले आगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो कि ए और टी के बीच में जो बॉन्ड है या फिर जी और सी के बीच में जो बॉन्ड है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? रिचा सिंह को 5 एंड और समझना है। अरे यहां पर 5 एंड में 5 यहां पे 5th कार्बन पर OH3 है, बॉन्ड बनाने के लिए इसने 5 एंड बोला। यहां पर 3 एंड पे 3 वाले एंड पे बॉन्ड बनाने के लिए OH3 इसने 3 एंड बोला। इसमें क्या समझना है? हे भगवान, इतना गंदा पढ़ाता हूँ। 5-6 बार बता दिया 5 एंड क्या होता है, तो नहीं समझ पा रहा है। इतना गंदा पढ़ा रहा हूं क्या? ठीक है, अब जिनको डाउट था 5 एंड का, मैं बता रहा हूं आपको कि ये देखो, इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आता है फोन कर लेना, सारे ऑप्शन खुले हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। यहां पर H बॉन्ड, ए और टी के बीच में जो बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड जो है, ये क्या है? एक मिनट। ए और टी के बीच में जो बॉन्ड है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। और जी और सी के बीच में जो बॉन्ड है ये भी है H बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास में डीएनए के अंदर 3 तरह के बॉन्ड हो गए। एक तो ग्लाइकोसिडिक, एक हो गया फॉस्फोडाइएस्टर, और एक हो गया H बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो क्या था? शुगर के साथ बॉन्ड था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो क्या था? शुगर के साथ बॉन्ड था। मैं स्लाइड्स ऐड इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर क्लास में तुम बैठे होते तो भी तो बोर्ड पे से लिखते, बोर्ड थोड़ी उठा के घर पे लेके जाते। अगर मैं स्लाइड्स ऐड कर लूंगा तो तुम फिर पेन ही नहीं चलाओगे, क्लास में सो जाओगे। इसलिए मैं स्लाइड्स ऐड नहीं किया हूं। अब बार बार मत पूछो कि स्लाइड ऐड करी नहीं करी है, मैं प्यार से तुम्हें बता रहा हूं कि टाइम दे रहा हूं, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे पढ़ा दूंगा, आराम से लिखो। ठीक है, आयुष जो कल कह रहे थे कि भाई मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूं, आयुष कहां गए? ठीक है, अरे बोर्ड के ऊपर बोर्ड थोड़ी घर पे उठा के ले जाओगे या ले जाओगे? तो फिर लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। देखो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और H बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड हो गए जो हमें डीएनए में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? डीएनए में लिख लेना भाई, ये चीज 3 तरह के बॉन्ड है। अब H बॉन्ड क्या होता है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस आ जाता है, तो इनमें वीक अट्रैक्शन होता है। डीएनए के अंदर फ्लोरीन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन आने के चांसेस हैं। अब ए और टी के बीच में 2 जगह पर ऐसा होता है कि हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, और सी और जी के बीच में 3 जगह पे ऐसा चांस होता है कि यहां पर ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाता है, तो ए और टी के बीच में हमेशा बनेंगे 2 बॉन्ड। ठीक है, और जी और सी के बीच में हमेशा बनेंगे 3 बॉन्ड। ये बात हो गई क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से बनता है। अब
हम कुछ स्टोरी को सुनने वाले हैं। सारे लोग बताओ, स्टोरी सुना रहा हूं, सब लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो? ठीक है, पहले इसको, इसमें से जिसको जो जो लिखना है वो लिख लो। पीछे भी यहां पे से जो जिसको लिखना है वो लिख लो, फिर मैं स्टोरी सुनाऊंगा। डन है? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्टोरी की। सभी बच्चे जिसका नहीं है वो नहीं बोल दो, मैं रुक जाऊंगा, वरना फिर मैं आगे चलूंगा। सभी बच्चे ओके, डन। इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। तो जब भी हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन आता है तो H बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ए और टी में दो जगह पे हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आता है। जी और सी में तीन जगह पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है। तो यहाँ पर दो बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पर तीन बॉन्ड बनेंगे। इतनी सी बात थी। अब स्टोरी ये है, देखो इधर सुनो, यहाँ पे सुन लो स्टोरी। सबसे पहली बात यह है स्टोरी की कि तुम्हें पता है कि मेंडल के नियम कब पब्लिश हुए थे? मेंडल के नियम हुए थे 1865 में। 1865 में मेंडल साहब ने अपने लॉज को पब्लिश करवाया था, पोस्टुलेट्स को पब्लिश करवाया था। 1865 में था प्रमेश कुमार, 56 नहीं था, 1865। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने किसको देखा था? डीएनए को देखा था सेल के अंदर। ठीक है, यहां तक डीएनए को किसी ने देखा ही नहीं था। उसके बाद में बात होती है जैकेरिस की। ये सब कुछ चीजें आपके मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, मॉड्यूल खोल के आप सामने रख सकते हो, है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है। अल्टमान ने उसे न्यूक्लियन नाम दिया, दैट इज गुड। जैकेरिस ने इसे नाम दिया था डीएनए। जैकेरिस ने कहा डीएनए। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में एज इट इज लिखी हुई, आप खोल के देख सकते हो। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरी बात ये सुनो कि यहां पे 1869 की बात हो रही है। अब देखो, 1902 में आई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब देखो, 30 सालों तक कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टेक्निक नहीं थी, टेक्निक्स डेवलप नहीं थी। अब इसके बाद में 1928 में आता है ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट, वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट। मतलब ये कंटिन्यूअसली जानने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए क्या है, कैसा है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसके बाद में 1953 में एक मॉडल आता है जिसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, डबल हेलिक्स मॉडल के पीछे की कहानी बताता हूं कि देखो, उस समय पे एक्सरे मशीन का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, एक्सरे मशीन का इन्वेंशन हो चुका था। एक्सरे मशीन का इन्वेंशन होने के बाद में कुछ लोगों ने क्या किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज स्टार्ट करी। मतलब जैसे क्रिस्टल के ऊपर आप एक्सरे डालोगे तो उसका भी पैटर्न बनने लगता है। क्रिस्टल के ऊपर, जैसे कि आप किसी प्लेट के ऊपर, किसी भी कांच की प्लेट के ऊपर या फिर किसी भी स्टील की प्लेट के ऊपर अगर आप एक्सरे डालोगे पतली फिल्म के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, उसकी इमेज आने लगती है। जैसे आप हड्डियों के ऊपर एक्सरे डालते हो तो वहां पर कोई इमेज बनती है, वैसे ही अगर आप डीएनए के ऊपर भी डालोगे तो वहां पर भी इमेज बनेगी। तो वहां पर हुआ क्या कि दो साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन थे। इन्होंने क्या किया कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज की। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडीज। तो इन्होंने डीएनए का एक फोटोग्राफ ले लिया। ऐसे मान लो इन्होंने डीएनए की एक फोटो ले ली।
इन्होंने डीएनए की एक फोटो निकाली, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब बात यह है कि इस स्टडी को ले गए चुरा करके या इनसे मांग करके कौन, वॉटसन एंड क्रिक, कि भाई ये स्टडी क्या करिए, हमको इसका फोटो दे दो। इन्होंने नहीं दिया, उठा के ले गए, चुरा के ले गए। अब ये कैसी स्टडी थी बताओ, ये थी फिजिकल स्टडी। ठीक है, ये फिजिकल स्टडी थी। एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे चारगोफ। ये चारगोफ जो साइंटिस्ट थे ये कर रहे थे केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस कर रहे थे ये डीएनए का। तो इनके केमिकल एनालिसिस में एक बात निकल के सामने आई कि, क्या बात सामने आई, कि प्यूरीन इक्वल टू पायरामिडीन। कि प्यूरीन जितने होते हैं उतने ही पायरामिडीन होते हैं, कहां पर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। बात समझ में आ गई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरीन इक्वल टू पायरामिडीन होते हैं। ठीक है, तो ये चारगोफ ने बोला। अब वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, ये जो फिजिकल स्टडी थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, इसको भी ले लिया इनसे, और चारगोफ के जो कंक्लूजन थे उसको भी ले लिया। तो वॉटसन एंड क्रिक ने एक जोड़ जाड़ के, खुद ने कम मेहनत करी, इन तीन साइंटिस्ट विल्किंसन, फ्रैंकलिन और चारगोफ की स्टडी को मिला मिलू करके एक मॉडल दुनिया के सामने रख दिया। क्योंकि उनको पता चल गया था कि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने फिजिकल स्टडी कर ली है और यहां पर चारगोफ ने केमिकल एनालिसिस कर दिया है। तो हमारे पास में एक बढ़िया मौका है, हम मौके पे चौका मार दे और चौका मार के एक ऐसा मॉडल दुनिया को दे दे जहां पे हमको नोबेल प्राइज मिल जाए। अब समझ में आ गई बात, किस किस को नहीं आई बताओ समझ में, कि मेहनत करी किसी और ने और चुरा किसी और ने लिया और नोबेल प्राइज ले गया। ठीक है, केमिकल स्टडीज किसने करी, चारगोफ ने। फिजिकल स्टडीज किसने करी, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने। लेकिन उसको समझा किसने, उसको समझ करके एक मॉडल में किसने पिरोया मोहम्मद कह रहे इंग्लैंड का है क्या, कि इंग्लैंड वाले चोरी करते रहते हैं क्या भारत से सोना ले गए, भारत से वो ले गए तो इन्होंने क्या किया, मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या किया, हाँ ये सब स्टोरी याद नहीं करनी, ये याद करना है कि विल्किंसन फ्रैंकलिन ने स्टडी करी थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और चारगोफ ने करी थी केमिकल एनालिसिस, प्यूरीन इक्वल टू पायरामिडीन। ठीक है, और वाटसन ने और क्रिक ने इस मॉडल को बनाया था इन दोनों स्टडीज के बेस पर। तो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था, वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था वो विल्किंसन, फ्रैंकलिन एंड चारगोफ की स्टडी के ऊपर बेस था। स्टडी इन्होंने नहीं करी, इन्होंने एक दूसरे नॉलेज को मिक्स करके एक मॉडल बनाया था। इन्होंने भी काम किया था, अभी तुमको दे देना या मुझे दे दे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ये काम। हम देखेंगे उसको कि हाँ चलो ठीक है करी होगी स्टडी में। हाँ, विल्किंस ने फिजिकल एनालिसिस किया और चारगोफ ने केमिकल एनालिसिस किया। तो ये सब चीजें तुम अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, वरना तुम्हारी मॉड्यूल में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात यह है कि जो इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, जो किस पे बेस्ड था, विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन की स्टडी के ऊपर और चारगोफ की स्टडी के ऊपर, इसको कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। इसकी हम अभी एक डायग्राम बनाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं पूरा का पूरा। उसके बाद की बात करते हैं 1962 में इन तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, विल्किंस को, फ्रैंकलिन को, विल्किंस को, वाटसन को एंड क्रिक को। विल्किंस को, वाटसन को एंड क्रिक को। किस किस को नोबेल प्राइज मिला, वाटसन को और फ्रैंकलिन। अरे यार मेरे को बार बार फ्रैंकलिन याद आ रही है, फ्रैंकलिन को नहीं, क्रिक को। तो फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला, इन तीन को ही क्यों मिला, फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला, किसी को पता है क्या? विल्किंस को, वाटसन को और क्रिक को ही क्यों मिला, फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? हाँ, क्योंकि फ्रैंकलिन की 38 ईयर की एज में डेथ हो गई थी। और नोबेल प्राइज कभी भी डेथ होने के बाद में नहीं मिलता। महात्मा गांधी
दुनिया में इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है शांति का नोबेल पुरस्कार लेने वाला। जो मिठाई होता है सबको मिला है ना, इनसे बड़ा कोई इंसान नहीं है जिसको शांति का नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन इनके नॉमिनेशन से पहले ही महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी, महात्मा गांधी की डेथ करवा दी गई थी। तो मरने के बाद मिलना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमने बात करी है कि क्यों फ्रैंकलिन को बेचारी को नहीं मिली, क्योंकि उसको कैंसर हो गया था लैब में काम करते करते। उसकी सारी की सारी स्टडीज किस पे बेस्ड थी? एक्सरे के ऊपर। तो इसलिए फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। यहां पर बात खत्म होती है ये सारी। अब हम बात करने वाले हैं बेटा, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल की। देखो ये है वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल। साथ साथ बना लेना। 1865 में मेंडल के रूल्स पब्लिश हुए थे, सबसे पहले मेंडल ने करवाया था। हाँ, अरे तो वो चारगॉफ को उन्होंने बताया ही नहीं कि हमने तेरी स्टडी चुरा ली है। उस पेपर में चारगॉफ का नाम ही नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ईयर्स। याद हो जाए तो रख लेना, वैसे मत रखना चाहिए। अब हम याद कर रहे हैं एक मॉडल को जिसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। देखो ये है डबल हेलिक्स मॉडल। यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो मेरी बात सुन लो। जैसे तुमने होटल के अंदर एक वो देखी है सीढ़ी, जो एकदम एक एक्सिस के अराउंड एक गोल गोल सीढ़ी होती है होटल में, एक एक्सिस के अराउंड गोल 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 गोल। गार्डन्स में होती है, होटल्स में होती है, देखिए ना। हाँ, तो ये डीएनए का मॉडल कुछ उसी तरीके का है, एक एक्सिस के अराउंड। एक्सिस तो नहीं है लेकिन वो लैडर मान लो, वो गोल गोल लैडर मान लो, वैसा है। तो यहां से एक जगह से शुरू होकर के घूम करके जब इधर इधर आता है वापस से इसी जगह पर 360 डिग्री का कोण जब ये पूरा करता है, तो उसको एक मेजर ग्रूव प्लस एक माइनर ग्रूव। देखो ये वाला मेजर ग्रूव दिख रहा है, ये मेजर ग्रूव, एक मेजर ग्रूव, और ये माइनर ग्रूव दिख रहा है, दिख रहा है ना, मेजर और माइनर ग्रूव। तो एक मेजर और एक माइनर ग्रूव के अंदर ये कर लेता है 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये कर लेता है 360 डिग्री का ग्रूव। ग्रूव ग्रूव मतलब, हाँ ग्रूव मतलब, अरे ग्रूव नहीं पता क्या? ग्रूव खांच, जिसको हिंदी में खांच बोलते हो, ग्रूव। वैभवी जैन, ग्रूव नहीं पता तुम्हें? अरे बोलो, मत बोलो, मैं चाय पी रहा हूं आराम से, तुम चुपचाप सोते रहो सबके। अरे स्पेस होता है ग्रूव का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे ये दरवाजा है, ठीक है, अब यहाँ पे ये इधर ये दरवाजा है, ये देखो ये दरवाजा है ना, ये दरवाजा है ये, और ये क्या है? दीवार है। दरवाजे और दीवार के बीच में स्पेस है, ग्रूव है, ये ग्रूव है, ये स्पेस जो है दरवाजे और इसके बीच में स्पेस है। ठीक है, तो यहां पर एक मेजर ग्रूव है, एक माइनर ग्रूव है। कहां से? अरे अगर किसी को ये दोनों ही मेजर ग्रूव दिख रहे हैं तो मान लो कि एक मेजर है एक माइनर है, बस। मैं एकदम एकदम सही से नहीं ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर ये मेजर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव है। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो इस दूरी के अंदर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी के अंदर एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव में डीएनए पूरा का पूरा घूम जाता है 360 डिग्री पे, और इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रोम। इस 34 एंगस्ट्रोम को जरा नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। हाँ, 3.4 नैनोमीटर होता है, 3.4 नैनोमीटर। और ये आपको याद रखना है कन्वर्जन, सब कन्वर्जन करके देख लेना, कन्वर्जन सब करके देख लेना नैनोमीटर के अंदर। ये 3.4 नैनोमीटर होता है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, नैनोमीटर भी देने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो,
एक साइकिल मतलब एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव में डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं ऐसे, 80 CG, 80 CG। इस तरह से यहां से लेके यहां तक कितने होते हैं? 10 बेस पेयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने बनाए हैं, 3 खुद अपने आप बना लो। यहां से लेके यहां तक में कितने होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। तो दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस होगी बताओ बेटा? दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? एंगस्ट्रॉम में बताओ, एंगस्ट्रॉम में। इन दो के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक का ये एंगल 360 डिग्री है, तो दो के बीच में एंगल कितना है? दो के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? साथ साथ बनाते रहो, साथ साथ बनाते रहो इसे। अरे कौन कौन बना रहा है? सब बना रहे हो ना? ओके, बनाओ बनाओ बनाओ। इतना फास्ट नहीं है, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूं, तो बना लो। इतना फास्ट, इतना क्या बता दिया मैंने? शिव प्रताप सिंह, वापस समझाओ सर एक बार। अभी अभी वीडियो आएगा तुम्हारे पास, क्लास का वीडियो देख लेना बेटा। पर मैं वापस से क्या समझाऊं? इसमें सब कुछ तो है कि दो स्ट्रैंड है, दोनों एंटी पैरेलल है, एक की पोलरिटी 5-2-3- है। अब देखो इसकी है 5-2-3- है, ये 3-5। आगे बात समझ में? हाँ, हमेशा 10 बेस पेयर ही होंगे। 360 डिग्री में हमेशा 10 बेस पेयर ही होंगे, और इस 360 डिग्री में जब ये कवर करेगा तो 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी हो जाएगी। हाँ, दो बेस पेयर के बीच का एंगल है 36 डिग्री, और 10 बेस पेयर के बीच का एंगल हो गया 360 डिग्री। दो बेस पेयर के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 10 बेस पेयर के बीच की दूरी हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर है, तो बेस कितने हैं? बेस कितने हैं? यस, 20 बेस है। हाँ सही है, बेस पेयर है मतलब डबल। देखो, एक बेस पेयर में दो बेस होते हैं, ए और टी। ए और टी को बोलते हो बेस पेयर, जी और सी को बोलते हो बेस पेयर। तो एक के अंदर दो बेस पेयर होते, एक बेस पेयर में दो बेस होते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये बातें थी इसके लिए। इसकी यहां से यहां तक की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब इसकी विड्थ हमेशा कांस्टेंट होती है, और वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। हमारे मॉड्यूल में इतना इतना तीर लगा रखा है, इतना आधा आधा तीर लगा के बोल रखा है इट इज 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम, तो उसमें आधा तीर लगाया हुआ है इसलिए वो 10 दिख रहा है। पूरा होता है 20 एंगस्ट्रॉम पूरी दूरी। ठीक है, अब तुम्हें एक बार मुझे बताओ कि ये दूरी हमेशा ही कांस्टेंट क्यों होती है? ये दूरी हमेशा कांस्टेंट इसलिए होती है, इसकी विड्थ हमेशा कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि या तो एडेनिन के साथ में बाइंड होता है थाइमिन, या तो फिर ग्वानिन के साथ बाइंड होता है साइटोसिन। तो देखो, एडेनिन के पास में कितनी रिंग है? दो रिंग, दो रिंग। ठीक है, और थाइमिन, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ सर, इवनिंग में ना 7:30 से 9, 4 बजे मेरी क्लास है सर। अभी मैं क्लास में ही हूँ। तो 7:30 से 9:30 का बोला है डेली का।
कुलदीप सर को बता के तो गया हूँ 7:30 से 9:30 मंडे टू फ्राइडे। हाँ आपके साथ ही तो है यार। ओके ओके। हाँ तो अब बात समझ में आ गई। देखो एडेनिन के अंदर 2 रिंग है और थाइमिन के अंदर 1 रिंग है। बात समझ में आ गई। इधर से ग्वानिन के अंदर 2 रिंग है और साइटोसिन के अंदर अगेन 1 रिंग है। तो हमेशा दूरी कांस्टेंट ही बनी रहेगी। अगर ये उल्टा भी हो जाए, मान लो यहाँ पर इस साइड थाइमिन आ जाए तो उस साइड एडेनिन को जाना ही होगा, तो यहाँ पर अगेन 2 रिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई। क्यों दूरी कांस्टेंट होती है, क्यों इसकी विड्थ कांस्टेंट होती है? अरे बोलो, 100 से ज्यादा लोगों, एक तो वो बोलते हो बस और कोई बोलता ही नहीं है। ओके तो अब इसको ड्रॉ कर लो ऐसे कैसे, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, पूरा का पूरा डबल हेलिक्स वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल कंप्लीट है। हाँ एक बात और है, वो तुमको सबको पता है, वो तुम लोग पता नहीं क्यों पूछ रहे हो कि इसकी जो ये बैकबोन बनी है ये किसकी बनी है? शुगर प्लस फॉस्फेट। जो बैकबोन बनी है और इसकी जो स्टेप्स बनी है, ये स्टेप्स किसकी बनी है? नाइट्रोजनस बेसिस की। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो डीएनए की स्टेबिलिटी का कारण क्या है? डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के पास पास होने का कारण क्या है? कि यहां पर एच बॉन्ड होते हैं बेस पेयर के बीच में, ठीक है। एच बॉन्ड एक वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक। तो इसको टूट जाना चाहिए जल्दी से, लेकिन यहां पर एक के ऊपर एक, देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ए टी फिर सी जी फिर ए टी फिर सी जी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एच बॉन्ड ऐसे एक के ऊपर एक आ रहे हैं। तो एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो ये वही वाली बात है कि स्टैक और अदर। हाँ ये वही वाली बात है कि एक लकड़ी होती है अकेली, इसको तुम तोड़ सकते हो, लेकिन एक लकड़ी का गट्ठर होता है ना, ऐसे ऐसे गट्ठर, उसको तुम नहीं तोड़ सकते हो। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, वो वाली बात है। आगे बात समझ में? ठीक है क्या? ओके तो यहां पर ये हो गया है मॉडल। इसको सब लोग, इसको है ना, तुम अपना स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुमको इतना ही वो है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो तो। पर मैं ये चाहता हूं कि तुम इसको यहीं की यहीं लिखो। अच्छा एसएस नहीं आता है इसका, ओके। लिख लिया क्या आप? देखो आयुष जो बोल रहा था कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, कितना अच्छा बच्चा है, कितना सीधा बच्चा है, खुद कह रहा है कि सर अब टाइम दे दिया आपने, अब मैंने लिख लिया। पहले आप टाइम नहीं दे रहे थे तो मैं नहीं लिख पा रहा था, अब वो लिख पा रहा है। और सोम में तुम्हारा, सोम में वो कहाँ गया था? सोम में, सोम में मेहंदी रखता, कहाँ हो बेटा? हाँ सर। हाँ कोई बात नहीं सर, कल का दे दो। मतलब ऐसे कर दो मेरा कि मंडे टू फ्राइडे 7 से 9 या 7:30 से 9:30, मतलब आप जैसा भी हो पॉसिबल आप करवा दो, है ना? ओके सर। और सर हेलो 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 सर, एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर रूम नंबर 1 हो जाए तो प्लीज हो जाए, तो बाकी सब में ही करवा दो ना सर वैसा, बस वो उसमें टीवी को 2 मीटर 2 फीट आ दो। तो आप बोलो कि सर उसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, वैसा करवा दो। तो आप रूम नंबर, स्टूडियो नंबर 1 में क्या है सर, वो एकदम सामने है कैमरे के, टीवी और कुछ नहीं, बस वो कितना सा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, सारी डिमांड ही खत्म हो जाए।
है ना, कल से है ना, चारगोफ रूल। तो चारगोफ ये कहते हैं कि इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हमेशा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पीपीटी से पढ़ा दूं क्या? अब तो पीपीटी से आ जाओ, अब तो थ्योरी आ गई यार। ओके, या यहीं चलने दूं, या लिख के पढ़ाऊं? ज्यादातर बोल रहे हैं कि लिख के पढ़ा दो, ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं वहीं पे लिख दूंगा। चलो दोनों की बात मान लेते हैं, चलो आ जाओ। ये देखो, ये आ गया है तुम्हारा चारगोफ्स रूल। अब मैं इस साइड लिख देता हूं, इस साइड एक साइड लिख देता हूं, एक साइड सब देख के लोगे, ठीक है। अब यहां पर बात ऐसी है कि चारगोफ्स रूल में देखो, चारगोफ्स रूल में ये तुम्हारे को यहां मिल भी जाएगा, ठीक है। चारगोफ्स रूल में क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो ही चारगोफ का रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में लगेगा, आरएनए में ये नहीं लगेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ये नहीं लगेगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो लग जाएगा, तो ये डबल स्टैंडर्ड में ही लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड में ही लगेगा ये, ठीक है। अब ये कहते क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरीन इक्वल टू पायरामिडीन होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है प्यूरीन के साथ में, ए और जी के साथ में हमेशा पायरामिडीन ही बॉन्डिंग करता है। ए के साथ में करता है टी और जी के साथ में करता है सी। तो जितने प्यूरीन होंगे उतने ऑब्वियस की बात है पायरामिडीन होंगे ही होंगे। अरे जब बॉन्डिंग ही वो करता है, इसलिए तो ये डबल स्टैंडर्ड में लगता है। देखो ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, यहां पर तुम कुछ भी लिखते रहो, ए टी टी टी, यहां पर प्यूरीन इक्वल टू, अब तुम जी जी लिख दो, जी और जी। तो क्या प्यूरीन इक्वल टू पायरामिडीन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जब सामने वाली स्ट्रैंड आएगी, इसके सामने, एक के सामने क्या आएगा? एक के सामने आएगा टी, सॉरी टी आएगा, फिर यहां पर टी आएगा, फिर यहां पर टी आएगा, फिर यहां पर ए आएगा, फिर यहां पर ए आएगा, फिर यहां पर ए आएगा, फिर यहां पर सी आएगा, फिर यहां पर सी आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड अपने हिसाब से लगा लेना, डबल 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 ट्रिपल 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 ट्रिपल। तो अब मुझे गिन के बताओ, इसमें प्यूरीन कितने, पायरामिडीन कितने? अब डबल स्टैंडर्ड हो गया ये, अब गिन के बताओ। देखो प्यूरीन कितने हैं? ए और जी है प्यूरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें प्यूरीन। अब पायरामिडीन गिनो, टी और सी को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पायरामिडीन भी 8 है। 8 है ना, बताओ। तो ये डबल स्टैंडर्ड में पॉसिबल है या सिंगल में पॉसिबल है? सिंगल में पॉसिबल नहीं है, डबल में ही पॉसिबल है बराबर होना। तो यही चारगोफ का रूल है जो आप देख सकते हो, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए टोटल प्यूरीन इक्वल टू टोटल पायरामिडीन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको अपॉन में भेजोगे तो यहां पर क्या आएगा? हाँ, नीट में आया था क्वेश्चन, इस बार भी आएगा यहां से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। बात आ गई समझ में? क्लियर है? आगे चलूं? अरे इनको गिनोगे तो 8 प्यूरीन है इस वाली चेन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस वाली स्टैंड में, इस इतने डीएनए में 8 8 है दोनों, 8 प्यूरीन है 8 पायरामिडीन है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो
दिस रूल इज नॉट अप्लाई फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलो, यहां पर एक क्वेश्चन करो, इन सी आर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन पढ़ो, पीपीटी में मिल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ, अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, आंसर बताओ। इन सी आर्चिन डीएनए which is double stranded 70% of bases were shown to be cytosine। मतलब कि साइटोसिन कितना है? 17%, 17%। The percentage of the other three bases accepted the, तो अदर तीन की बताओ, तो तीन कौन से बच गए? एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन। कितने के होंगे? सभी को समझ में आ गया लगभग? आंसर 2, जिसका आंसर 2 है उनका सबका सही है, और जिसका आंसर 2 नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो, वापस समझा देता हूं। जिसका आंसर 2 नहीं है वो बोलो, ठीक है। तो देखो साइटोसिन कितना है? 17%, 17%। तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा? ग्वानिन होगा, क्योंकि हमेशा साइटोसिन किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से जुड़ेगा हमेशा। तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, तो ये भी 17% हो जाएगा। अब 100% में से कितना हो गया? 17 + 17 को माइनस कर दो, तो 100, तो क्या हो जाएगा? 100 - 34, तो बचा कितना? अब कितना बचा? 66% बच गया अभी तक। अब ये 66% जो है वो क्या है? एडेनिन प्लस थायमिन है। तो एडेनिन प्लस थायमिन 66% बचा है, तो एडेनिन आधा है 33% और थायमिन भी आधा है 33%। बताओ किसको समझ में नहीं आया? बताओ, समझ में आ गया? अभी भी कोई है जिसको कोई डाउट है? आयुष, रमेश, अच्छा तुम लोगों में से अभी कितने लोग हैं जो वापस से आने वाले, कोटा भी आने वाले? कितने लोग अभी आने वाले? मी, ठीक है, ओके। तो कब तक आने वाले हो? 23 को, उत्कर्ष 23 को आ रहा है, मंडे को, ठीक है। आज कृतिका आज पहुंच गई है कोटा, 20 को, 1 अक्टूबर, ओके। मंथ के लास्ट, और तो बहुत बच्चे आने वाले हैं। कंचन कह रही है 1 अक्टूबर, ओके। तो ये सवाल सभी को समझ में आ गया? हाँ, ऑफलाइन में मैं ही पढ़ा रहा हूँ। उत्कर्ष कह रहा है हॉस्टल अरेंज करा दीजिए। अरे बहुत सारे हॉस्टल है, तुम्हारी क्लासेस बोरखेड़ा में लगे, काफी हॉस्टल है वहां पे, अच्छे अच्छे। हाँ, ए और टी सेम देख करके भी कर सकते हो, वो तुम्हारी फिजिबिलिटी है, कैसे कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा बैच MLC प्लस MLD दोनों बैच मर्ज है। हाँ, सुपथ में ही लग रही है, ऑफलाइन में। हाँ, ऑफलाइन में मर्ज है। मुझे नहीं पता ये उत्कर्ष की, ऑफलाइन करोगे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आओ। लो, in a double stranded DNA 3.4 K nitrogen bases are present, ठीक है। In this DNA 700 molecules of adenine nitrogen bases are present. Find out number of other 3 nitrogen bases. मैं सुपथ में नहीं हूं अभी, मैं अभी सबल में हूँ। सुबह आ गया था वहां पे, आज शाम को ऑफलाइन नहीं थी वहां पे, आज एक ही क्लास थी शाम को, तुम्हारी वाली।
अरे एडेनिन टोटल कितने हैं? सॉल्यूशन करो इसका, क्वेश्चन करो। एक मिनट का समय, सब कर लो। अभिनव वर्मा, कहां से लेके आए हो अभिनव? यहाँ नाम लिख रहा हूँ, अभिनव का गलत है। आदित्य का गलत है, 1350 गलत है। कृष्णा मंगल तुम्हारा सही है शायद, मैंने देखा नहीं, भूल गया मैं। श्रुति झा, अरे तुमको घटाना नहीं आ रहा क्या यार? सोम में क्या कर रहे हो? 1400 कहां से हो गए? अरे देखो 3.4 का मतलब क्या है? 3.4 के मीन्स 3400। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो सब लोग, देख लो इधर। ठीक है, 3400। अब यहां पर क्या है? यहां पर 700 मॉलिक्यूल ऑफ एडिन। एडिनिन कितना है? 700। ठीक है, अब देखो तो एडिनिन जितना है उतना ही क्या होगा? थाइमिन होगा। थाइमिन भी 700 हो गया, 700। अब ए और प्लस टी मिला के कितने हैं? ए और टी प्लस मिला के कितने? मेरी बात सुनो, ए और टी कितने बताओ? 1400। तो इसके इक्वल टू जी और सी, जी प्लस सी भी 1400 ही होने चाहिए। ऐसा है क्या? अरे ऐसा है क्या? ऐसे करोगे क्या? जब तुमको यहां पर 34 3.4 के दे दिया तो फिर ऐसे नहीं करना है। ए और टी जितने हैं, चलो ठीक है, जितने ए और टी हैं, ऐसे नहीं रूल लागू होता है, ऐसे नहीं करना है। तुम जो गलती कर रहे हो वो बता रहा हूं मैं। अरे यहां पे फिक्स कर रखा है कि 3400 ही है, तो यहां पर कैसे करोगे कि टोटल थे 3400, टोटल थे 3400। अब ए और टी कितने हैं? 700 प्लस 700, 700 प्लस 700। ठीक है, 700 प्लस 700 है ए प्लस टी, ये हो गए 700 प्लस 700। ठीक है, अब ये हो गए ए प्लस टी। अब तुमको क्या करना है? 3400 में से निकाल देना है 1400 को माइनस। तो अब कितने बच गए? 2000। अब ये 2000 क्या है? क्या है ये 2000 बताओ? ये 2000 जो है वो सी प्लस जी है, सी प्लस जी, सी प्लस जी। तो सी प्लस जी है 2000। तो सी कितना हो गया इसमें? सी भी हो गया 1000 और जी भी हो गया 1000। अब इसमें अब लगाओ चारगोफ का रूल। अब चारगोफ का रूल अप्लाई करो। प्यूरीन इक्वल टू पायरेमिडीन। प्यूरीन बताओ क्या क्या है? ए और जी प्यूरीन है, तो ए कितना है? 700 और जी कितना है? 1000। पायरेमिडीन सी और टी पायरेमिडीन है, सी कितना है? 1000 और टी कितना है? 700। तो दोनों 1700 इक्वल टू 1700 हो गए। प्यूरीन इक्वल टू पायरेमिडीन हो गए। अरे सबको क्लियर है? जिसने अभी गलत किया था, अभिनव ने गलत किया था, और क्या नाम था? लक्ष्य, दिव्य, मेहंदी रत्ता, कौन था? सौम्य ने गलत किया था। सौम्य हाँ। हाँ आपका सही है। इमरान अहमद तो हमारे एसआरजी में सेलेक्ट हो चुका है ना। इमरान तुम ही हो ना वो एसआरजी में सेलेक्ट हुए हो? इमरान तुम ही हो ना वो एसआरजी? यार तुमने ही तो बताया था, फिर वो इरफान ने बताया होगा एसआरजी स्पेशल रैंकर्स ग्रुप।
मुझे पता नहीं, मुझे वो इरफान था शायद, आरिफ, मोहम्मद आरिफ करके था, उसने बताया था, मुझे नाम में कंफ्यूजन हो गया। तो वो शायद आज नहीं है, उस दिन डाउट काउंटर पे मिले थे तब बता रहा था वो ऑनलाइन। हाँ बैच नहीं बनाए, कॉल आया था आकृति की कह रही है। SRG की ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगती, ऑफलाइन क्लासेस लगती है आई थिंक सो। ठीक है। अरे इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? जिसको है वो बोलो। डन, ठीक है। ये क्वेश्चन करना जरा। इन ए ssDNA 20% thymine is present. Find out percentage of adenine. कर लो, 20% कर दो। अरे ये SS है, सिंगल स्टैंडर्ड है, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आ गया समझ में? मानना जीरो नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन करो। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। एडेनिन 35%, guanine 20%, cytosine 15% and thymine 30%. It may be. बताओ। देखो अब सब सुन लो, जिसका सही है उसका भी सही है और जिसका गलत है उसका अब गलत नहीं होना चाहिए। देखो एडेनिन के इक्वल टू होना चाहिए थायमिन, पर ये इक्वल नहीं है। ग्वानिन के इक्वल होना चाहिए साइटोसिन, पर ये इक्वल नहीं है, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है, काट दो। अब यहां पर देखो ये डीएनए है या फिर आरएनए है, तो यहां पे देखो थायमिन दिया है तो ये डीएनए ही है, तो आंसर नंबर 3। अगर यहाँ पे यूरेसिल होता तो हम बोलते ये आरएनए है, तो आंसर नंबर 3 हो गया। आ गई बात समझ में? आ गई? ओके। अब एक होमवर्क है, वो सभी को होमवर्क ही दिया है। कहाँ है वो होमवर्क? ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, नोटबुक पे लिख लो, फिर थोड़ी सी बात करनी है, उसके बाद में आज की क्लास खत्म। थोड़ी सी 1-2 चीजें और बतानी है, फिर डीएनए पूरा, फिर खत्म क्लास। जल्दी से नोट करो इसे। ठीक है, मैं तो स्लाइड भेजूंगा, उसमें आंसर भी होगा, स्लाइड में आंसर भी है, नोट करो इसे। ये स्लाइड नहीं दूंगा मैं। SRG स्पेशल रैंकर्स ग्रुप होता है रिचा। उसमें जाते हैं रैंक लाके, कि तुम्हारे टेस्ट के अंदर जो रैंक आती है ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है, फिर उनको सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है। हो गया, सिमरन का हो गया।
साक्षी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, सबका हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखो इधर आओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं बेस रेशियो की। तो 80/cg को क्या बोलते हैं? बेस रेशियो। एंड इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। 80/cg, देखो 80/cg, 80/cg ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है कि ये मान लो कि अपन ह्यूमंस हैं, ठीक है? क्या है? अपन ह्यूमंस हैं। अपना बेस रेशियो अपन ने निकाला, 80 को जोड़ा अपॉन सीजी को जोड़ के डिवाइड कर दिया। मान लो अपना बेस रेशियो आया 1.1, तो वो 1.1 मेरे में 1.1 है, तुम्हारे में भी सब में 1.1 है। हाँ, किसी भी स्पेसीज का कांस्टेंट होता है। मान लो किसी बंदर को पकड़ा, उसका निकाला, उसका मान लो 1.12 आया, तो सभी बंदरों का 1.12 ही होगा। आगे बात समझ में? अब होता क्या है देखो, अगर a प्लस टी ज्यादा है, देखो अगर ये वाली कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन है, अगर a प्लस टी ज्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे? 80 टाइप डीएनए या 80 रिच डीएनए, ठीक है? अगर a प्लस टी ज्यादा है तो ये इस रेशो का जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ। a प्लस टी अपॉन g प्लस सी। अगर ये ज्यादा है तो ये 1 से ज्यादा आएगा ना हमेशा, मोर देन 1। यस, ऐसा कहां होता है? मोर देन 1 कहां होता है ऐसा? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है? 80 रिच। कैसा होता है बेटा? 80 रिच, ठीक है? यूकैरियोट्स में ये होता है ग्रेटर देन 1। इसका आंसर ग्रेटर देन 1, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं अगर जीसी ज्यादा हो, अगर जीसी ज्यादा हो तो क्या होगा? ये लेस देन 1 होगा, और इसको क्या बोलोगे? जीसी टाइप डीएनए, ठीक है? तो यहां पर बात हो गई लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा, मतलब कि कैसे डिनोट करोगे? इस तरीके से, लेस देन 1 होगा, ठीक है? और ऐसा होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर वो समझ गए तो आगे का सब क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, इनको तुम्हें अलग अलग करना है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एटी और सीजी के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा किसमें होंगे? जिसमें एटी ज्यादा है उसमें, या फिर जिसमें सीजी ज्यादा है उसमें? सिंपल सी बात है, सीजी रिच डीएनए में, जीसी रिच डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो दोनों को अलग अलग करने में ज्यादा टेम्परेचर कहां देना पड़ेगा? सीजी रिच में। तो प्रोकैरियोट का डीएनए धीरे धीरे मेल्ट होगा, यूकैरियोट का जल्दी हो जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं मेल्टिंग टेम्परेचर की। देखो क्या होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसके ऊपर 50% डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाए। 50%, 50% मतलब कि आधा डीएनए, मान लो मैंने 2 पिकोग्राम डीएनए लिया ना, तो 1 पिकोग्राम डीएनए डीनेचर हो जाए, 1 पिकोग्राम डीएनए की स्ट्रैंड अलग अलग हो जाए, वो टेम्परेचर होता है 50 डिग्री, सॉरी वो होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा डीएनए अलग अलग हो जाता है, लेकिन पूरा डीएनए, जिसको बोलते हैं डीएनए का डीनेचुरेशन, पूरे डीएनए को अलग अलग करने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है डीनेचुरेशन के लिए देना पड़ता है हमें कितना? 94 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम पीसीआर करेंगे तो पीसीआर के अंदर पहली स्टेप होगी डीनेचुरेशन, वहां पर टेम्परेचर 94 डिग्री करना पड़ता है। याद आ गई बात? ठीक है। अब यहां पे देखो, ये है डीएनए, इसका डीनेचुरेशन करो ऐसे, ये खुल गया, अलग अलग स्ट्रैंड हो गई, बेस वीक बॉन्ड टूट गए। ये अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो ये वापस से अलाइन हो जाएंगे, वापस से जुड़ जाएंगे, रीनेचुरेशन हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है? अब देखो टेम्परेचर एट विच
50% DNA become unwind. Then it is called TM, temperature of melting. Melting point of DNA depends on CG content. So more GC content means higher melting point. So TM of GC type DNA is greater than TM of AT type DNA. ये बात हमने कर ली है, ठीक है। क्लियर है। अब ये चीजें हमने कर ली है कि इस स्टेप पे 3.4 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम है, इसका डायामीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। ये सब कुछ खत्म हो चुका है। एंगल 36 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 36 डिग्री है, सब खत्म, सब खत्म। ओके, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सब कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। वैष्णवी कंफ्यूजन है तो डाउट क्लास में, नहीं तो फिर